शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रखकर खाओ लेकिन पढ़ो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम हिंदी का एक्सरसाइज 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले लेखक परिचय हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। लेखक का परिचय हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम परिचय देख लेते हैं। जन्म, यानी बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामजी राव, ये अंग्रेजी फौज में एक सूबेदार पद पर थे, है ना। पिताजी का नाम क्या था? रामजी राव था और ये अंग्रेजी फौज में सूबेदार पद पर थे। माताजी का नाम भीमाबाई था। दादाजी का नाम इनका मालोजी सकपाल था, है ना। इनकी माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई, और दादाजी का नाम क्या था? मालोजी सकपाल था। इनके बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। बचपन का नाम क्या था? भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई, इनकी पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई। इनका विवाह जो है 1906 ईस्वी में, जब ये नवम वर्ग में पढ़ रहे थे 13 वर्ष की आयु में, तब इनका विवाह किनसे? रमाबाई से हो गया था, ठीक है। इनकी दूसरी पत्नी का नाम शारदा अंबेडकर था, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थी। दूसरी पत्नी का नाम शारदा अंबेडकर था, जो कि क्या थी? एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। ये मैट्रिक कब पास की भाई? तो 1907 ईस्वी में, यानी 1906 ईस्वी में इनका विवाह होता है। किससे? तो रमाबाई से। और ये उस समय ये नवम वर्ग में पढ़ते थे, यानी 13 वर्ष इनकी आयु थी। और एक साल के बाद यानी 1907 ईस्वी में ये जो है 10वीं यानी कि मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। इनका प्रथम भाषण का जो सम्मेलन हुआ था वो 1936 लाहौर में हुआ था। प्रथम भाषण का जो सम्मेलन हुआ था 1936 लाहौर में हुआ था। और इनका निधन यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ये आपका लेखक परिचय है। और हम आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक एवं दलितों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। और दलितों का सबसे बड़ा नेता किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कहता प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश की प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है, और फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये अपने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी बड़ौदा नरेश के कहने पर, प्रोत्साहन पर, उनकी मदद से ये उच्चतर शिक्षा के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं, अमेरिका। और उसके बाद फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड ये पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। आगे देखेंगे। इनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक रहे। चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक रहे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। ये 3 प्रेरक रहे इनके किस चीज का? तो चिंतन और रचनात्मक के, है ना। यानी इनके अंदर जो है चिंतन और रचनात्मक के 3 प्रेरक रहे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अब हम बात करते हैं प्रमुख रचनाएं, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या क्या रचनाएं हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इनकी जो है ये रचना है। दूसरा है आपका जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। थर्ड नंबर देखते हैं द अनटचेबल्स हु आर दे। द अनटचेबल्स हु आर दे। चौथा है हु आर सुद्राज। हु आर सुद्राज। पांचवा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। आपसे पूछेगा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर साहब की। हु आर सुद्राज किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की।
छठा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। सातवां नंबर है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आठवां है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। और आपका नौवां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपके हमारे लेखक साहब की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है, तो बताएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। इसी प्रकार से पूछा जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किन की रचना है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। इसी प्रकार से पूछा जाएगा थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स किन की रचना है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। इस प्रकार से हम इसको एक नजर देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। हु आर शुद्धराज किन की रचना है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं पाठ परिचय, पाठ परिचय की ओर हम चलते हैं। देखते हैं पाठ परिचय क्या कहता है। कहता प्रस्तुत पाठ बाबा साहब द्वारा 1936 में, बाबा साहब द्वारा 1936 में जो लाहौर में उनका जो भाषण हुआ था, है ना, 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़क सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, है ना। ये जो कह रहा है, ये जो प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये प्रस्तुत पाठ बाबा साहब द्वारा 1936 ईस्वी में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़क सम्मेलन, यानी कि जाति पाति तोड़ने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया। अंग्रेजी रूपांतर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये अंग्रेजी रूपांतरण है का ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवादित रूप है। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश रूपांतरण है और उसी का हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवादित रूप है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इंग्लिश में क्या है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। ये हमारा पाठ परिचय है, ठीक है। अब हम आते हैं पाठ के सारांश पर, पाठ के सारांश पर आते हैं। दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल जिस प्रकार से आप ऑफलाइन क्लास में, है ना, टॉपिक वाइज आप क्लास करते हैं, उसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का क्लास करवाया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक मन लगा करके आप केवल पढ़ें, ठीक है। चलिए पाठ का सारांश हम देख लेते हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाला, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला ये सारांश है ना, यानी कम शब्दों में आपको ये बताया जाएगा। चलिए इसमें कहा गया है कि लेखक के अनुसार आज समाज में कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। कहता लेखक के अनुसार समाज में आज कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है। कहने का मतलब है अगर आपको कार्य कुशल यानी कि किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से अगर करवाना है, अच्छे प्रकार से अगर करना है, तो उसमें क्या चाहिए, श्रम विभाजन। कहने का मतलब अगर हमको पढ़ाने आता है तो हमको पढ़ाने वाला ही काम दिया जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से उस काम को कर सकते हैं। अगर किसी को गाड़ी चलाने आता है तो वो गाड़ी चलाने का काम दिया जाए उनको, तो वो अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो कार्य कुशलता के लिए यानी किसी भी कार्य के कुशल के लिए श्रम विभाजन, श्रम को बांटना क्या है, आवश्यक है। किंतु श्रमिकों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए। कहता किंतु श्रमिकों का जो विभाजन है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति मोची है तो वो मोची का ही काम करेगा, अगर कोई व्यक्ति जो है वो यानी जिस भी कास्ट का है वो उसी का काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी कास्ट का हो, अगर उसके पास किसी भी काम करने का हुनर है तो उस काम को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कार्य बहुत ही अच्छे प्रकार से, कुशल प्रकार से हो सकता है। अब हमको काम करने आता है पढ़ाने के लिए और हमको कोई दूसरा काम दिया जाए तो हम उसको अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि श्रमिकों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिगत विभाजन से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है जो भारत के अलावे अन्य देशों में नहीं पाई जाती है। कहता जाति विभाजन अगर करेंगे, जाति पाति विभाजन करेंगे तो इसमें जो है ऊंच नीच का भावना उत्पन्न होती है जो कि भारत के अलावे और किसी देशों में ये नहीं पाई जाती है, जात पात, ठीक है।
आगे देखते हैं श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं। श्रम विभाजन रुचि के अनुसार, यानी किसी व्यक्ति को रुचि के अनुसार काम नहीं देना, ठीक है, तो ये भी बहुत ही बुरी बात है। आइए देखते हैं, आज श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन जो है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण के समय ही कर दिया जाता है। कह रहा है कि व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण के समय ही कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ग्वाला है तो वो क्या दूध ही बेचेगा, गाय चराएगा? ये जो है उसके जन्म के, यानी जन्म लेने के पहले ही गर्भ में ही उनका निर्धारण कर दिया जाता है कि ये बड़ा होकर के क्या करेगा, तो ग्वाला है तो भाई गाय भैंस पालेगा और दूध बेचेगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो है बनिया समाज का है तो वो क्या करेगा, बनिया का काम करेगा, है ना। इस प्रकार से उसको गर्भ निर्धारण यानी पहले ही कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही क्या है, गलत बात है। जन्मजात कार्य से बंधकर श्रमिक आधुनिक समयानुसार कार्य कुशल नहीं हो पाते हैं। अगर जन्मजात कार्य से बांध दिया जाए कि हमारा जो जन्मजात कार्य कुछ और है और हमको करने में मन कुछ और लग रहा है, लेकिन हमको जिस जाति के हैं उसी का काम दिया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो उस काम को करने में हमको मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो वो कार्य कुशल नहीं हो सकता, अच्छे तरीके से नहीं हो सकते हैं, तो कार्य कुशल नहीं हो पाते हैं। सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण हेतु व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहता है व्यक्तियों की हमारे समाज में इतनी आज़ादी होनी चाहिए, इतनी छूट होनी चाहिए, इतनी उनके अंदर मानसिकता भरी जानी चाहिए कि वो अपने रुचि के अनुसार, अपने पेशा के अनुसार जो है वो क्या कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्यों को चुनाव कर सके। यानी हमको क्या रुचि है उस काम को वो क्या कर सके, चुन सके। ठीक है, आगे कहता है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक विकासशील एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि भूखों मरने की परिस्थिति में जूझना नहीं पड़े। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देने का एक प्रमुख कारण है। कहता है दोस्तों कि व्यक्ति को जब कोई भी काम नहीं अगर उनसे हो रहा है तो उनको जो है पेशा बदलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति का काम अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है, अगर वो भूखे मरने के कगार पर है, तो वो अपने पेशा को बदल सके, अपने जाति के आधार पर हट करके और अपने पेशा को बदल कर अपने जो है खान पान अपना जो भी है वो क्या कर सके, सुधार सके। ठीक है, ताकि जो है बेरोजगारी बढ़ने से रुकेगा, है ना। ये आपको इसमें बताया गया है। अगला है जाति प्रथा में दोष। जाति प्रथा में क्या दोष है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। कहा गया कि आइए इसको ऊपर कर लेते हैं। जाति प्रथा में दोष कहता श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि का कोई महत्व नहीं दिया गया है। यानी कहता कि जाति श्रम विभाजन में व्यक्ति के रुचि का कोई महत्व नहीं दिया गया, यानी जिस जाति के हैं उस जाति के आपको काम को करना पड़ेगा, आपकी रुचि से मतलब नहीं है। लोगों का अरुचि तथा विवशता पूर्ण करना गरीबी की अपेक्षा अधिक दुखदायी समस्या है। कहता लोगों का अरुचि तथा विवशता पूर्ण, यानी कि कोई भी काम हमको रुचि नहीं है फिर भी हमको दिया जा रहा है, यानी विवश होकर के हमको करवाया जा रहा है। तो जब विवश होकर के हम करेंगे तो ये गरीबी से भी क्या है, बहुत बुरी बात है ना। गरीबी आ जाए लेकिन इस प्रकार से काम नहीं दिया जाए, ये बताया गया है कि गरीबी की अपेक्षा अधिक दुखदायी समस्या है। ये जो जबरदस्ती करवाना, विवशतापूर्ण कार्य करवाना, ये क्या है, गरीबी से अधिक विवशतापूर्ण समस्या, दुखदायी समस्या है। जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति का दमन कर सामाजिक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना डालती है। जाति प्रथा जो है वो मनुष्य की प्रेरणा, जो भी उनकी प्रेरणा होती है, कुशलता यानी जो भी उनके अंदर जो क्षमता होती है कार्य करने की, जो भी कुशलता होती है, और आत्मशक्ति, जो हमारे अंदर जो आत्मशक्ति मनोबल जो होता है उसका क्या कर देता है, दमन कर देता है, नाश कर देता है। सामाजिक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना डालता है, नेग्लिजिबल बना डालता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी कि इस प्रकार से सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो क्या है, एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है, कैसी प्रथा है, तो हानिकारक प्रथा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं।
लोकतंत्र की स्थापना। लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज का जो आधार है, यानी हमारे समाज को आदर्श बनाना है तो उसके आधार क्या है, उसके भौतिक जो आधार है वो क्या है, मूलभूत इकाई क्या है। तो सबसे पहला स्वतंत्रता, लोगों को अपने काम बोलने की यानी किसी भी काम को करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, लोगों में ऊंच नीच या फिर किसी भी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और भाईचारा, आपस में क्या होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। ये मूलभूत क्या है, आधार है। कैसे समाज का, आदर्श समाज का। आगे है सभ्य समाज में सभी वर्गों का हित निहित होता है। सभ्य समाज में यानी एक सभ्य समाज की आप अगर कामना कर रहे हैं तो उसमें सभी वर्गों का हित, सभी वर्गों की भलाई उसमें क्या रहता है, निहित रहती है, यानी कि उसमें मौजूद रहता है, मिला हुआ रहता है। यानी कि अगर कोई भी काम होगा सभ्य समाज में होगा तो सभी वर्गों को समान रूप से बढ़ाया जाएगा, सभी वर्गों को समान इसमें क्या देखा जाएगा, समान रूप से उसको रखा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र अगर आप चाहते हैं, एक अच्छा लोकतंत्र आप अगर चाहते हैं तो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र, लोगों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता यानी कि लोगों में समानता, किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव जो बताया गया है ना। भ्रातृत्व, वही भाईचारा होनी चाहिए। इस पर क्या दिए हैं, बल दिए हैं। कौन दिए हैं, जो हमारे राइटर हैं भीमराव अंबेडकर साहब। इसमें सबकी सहभागिता और बहुविध हितों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि इसमें सभी की क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए और बहुविध हितों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि सभी का हित होना चाहिए, सभी की उसमें भलाई होनी चाहिए। इसका भी हम लोग क्या रखें, ध्यान रखें। बहुविध यानी सभी का हित का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कानून, कोई भी नियम बना दिए और एक ही समाज का इसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, बाकी समाज इसमें दब रहे हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा सभ्य समाज इसको हम नहीं कहते हैं। दूध पानी के मिश्रण की तरह ही हमारा लोकतंत्र है। और कहते हैं, लास्ट कहते हैं कि दूध और पानी की तरह हमारा क्या है, लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र किस प्रकार का है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारा क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, ये आपका दोस्तों पाठ का सारांश है। ठीक है, और आइए आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। जितने भी आपके बुक के प्रश्न उत्तर हैं वो प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे करेंगे। और इसका सारे जो भी आपका पीडीएफ वाइज जो भी आपका प्रश्न जो आपको है ना, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो हम लास्ट में बात कर लेते हैं, कहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसके सभी प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, अपने शब्दों में है दोस्तों। आप इसे एक बार पढ़ेंगे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी समाज में जो सक्षम श्रमिक, कुशल श्रमिक चाहिए तो उसके लिए क्या आवश्यक, जैसे समाज में कुशल शिक्षक चाहिए। ठीक है, समाज में क्या चाहिए, कुशल यानी सफल शिक्षक चाहिए या फिर सक्षम शिक्षक चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए सफल या सक्षम श्रमिक, हम उसको श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके, है ना। निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर जब वो अपने कार्य का, पेशा का चुनाव कर लेगा तो उसमें वो क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, उसमें वो सक्षम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण हो सकता है ना। एक बार फिर से देखेंगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक बढ़ाएं, यानी कि व्यक्तियों में क्षमता इस सीमा तक बढ़ाया जाए ताकि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता यानी अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर कर सके। ऐसा नहीं कि हमारी योग्यता कुछ है और हम काम को कुछ और कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सक्षम श्रमिक हमको नहीं मिल पाएगा। ये आपका पहला प्रश्न है। आइए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो इनका उत्तर है
लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। जो इसके पोषक हैं वो श्रम विभाजन का आधार किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। उनका कहना है कि जाति जिस जाति का है उसी जाति के वो क्या करेगा? काम करेगा। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है? आवश्यक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। कहना है कि जाति प्रथा भी क्या? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी उनका कहना है कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, जबकि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह इस आधुनिक सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात है। देखिए, कहा कि जाति यानी कि जाति प्रथा के आधार पर बच्चा जब गर्भ में ही होता है, मां के गर्भ में ही होता है, तो उसके जो पेशा का निर्धारित कर दिया जाता है। और ये जो निर्धारित करने की जो परंपरा है यानी प्रक्रिया है, वो हमारे समाज के लिए, आधुनिक सभ्य समाज के लिए एक विडंबना की बात है। ये हमारे लेखक साहब का कहना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? आपको बताना है कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और एक प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा के बारे में आपको बताना है। आइए उत्तर देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा जो है वो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है ना? एक पेशे में वो क्या कर देती है? बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। कह रहा है कि भले ही चाहे पेशा अनुपयुक्त हो या फिर अपर्याप्त हो, उसके लिए पर्याप्त नहीं हो, चाहे वो उस पेशा को करते करते भूखे मर जाए, भूखे क्यों ना मर जाए, उसको वही काम करना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। यानी कह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति में भी उसको अगर पेशा बदलने की अगर स्वतंत्रता नहीं हो तो आदमी क्या करेगा? भूखे ही न मर जाएगा। तो कह रहे हैं कि ना हो तो भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है? इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी पेशा बदलने की आज़ादी नहीं देने के कारण ये जो हमारा जाति प्रथा है, ये क्या है? भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आइए आंसर देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। जाति प्रथा की निंदा की है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। जाति प्रथा जो होती है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। यह जो जाति प्रथा है वो क्या है? पेशे, यानी कि पेशे की स्वतंत्रता, हमको स्वतंत्र जो हम काम करना चाहते हैं उसकी गला घोंट देती है। यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर देती है। ये आपको बताया गया कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है?
कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आंसर देखते हैं। महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आपको 3 बात बताए थे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। यानी हमारे समाज में अगर अगर आप सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे साहित्यकार जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्धारण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता और अखंडता क्या होगी, मजबूत होगी, और हम एक सभ्य समाज की भी स्थापना कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर हम रहें, अपने भाई बनकर रहें, सभी को स्वतंत्रता दे, सभी को जो है आज़ादी रहे, और तो इस प्रकार से जात पात, छुआछूत, इस किसी प्रकार की जो भावना ना हो, तो हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो आइए देख लेते हैं, जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, कैसे दिखाया है। तो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। उन्होंने बताया कि जाति प्रथा श्रमिकों को ऊंच और नीच में बांट देती है। जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट देकर हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है। क्या क्या बताए, पहले बताए कि जाति प्रथा श्रमिकों को ऊंचे और नीचे में बांट देता है, यानी ऊंच और नीच में बांट देता है। और क्या बताए, जाति प्रथा पेशे चयन की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है, यानी जाति प्रथा जो पेशा हमको चयन करने की आज़ादी नहीं देती है। और क्या बताए, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा क्या दोषपूर्ण है, यानी कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं करनी चाहिए। और क्या बताए, यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें क्या हो जाता है, कोई स्थान या महत्व नहीं बचता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो आंसर है, लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। आपको बताया है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। आदर्श समाज की अगर आप कामना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो लेखक ने बताए हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित अगर परिवर्तन होता है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल परिवर्तन नीचे वालों के लिए हो और ऊपर वाले के लिए नहीं हो। तो कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो, यानी अमीर से लेकर गरीब तक, ऊंचे तबके से लेकर के नीचे तबके तक का परिवर्तन हो। ऐसा समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कोई भी आपका काम करे तो सभी का इसमें क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। आदर्श समाज में ये गतिशीलता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं और इसको है हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसको पीडीएफ आप कहां से लोड कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल से शंकराचार्य क्लासेस
शंकराचार्य क्लासेस 1-2 पर आप जाएंगे, आपको टेलीग्राम में इसका PDF आपको मिल जाएगा और आप वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके क्लास 10 के अगर दोस्त हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके पूरे सब्जेक्ट का आपको इस पर वीडियो आपको मिलेगा और जिस प्रकार से आप ऑफलाइन में क्लास करते हैं, है ना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करते हैं, उस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा। किसी प्रकार का जो है इधर उधर नहीं मिलेगा, एकदम सीरीज से क्रम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।